गांव में चुड़ैल का नहाना। ज्वालापुर नाम का एक गांव था। वहां के लोग पुरानी सोच से जुड़े हुए हैं। वहां अभी भी ऐसी काफी चीजें थीं जो विकसित नहीं हुई थी। हालांकि आमतौर पर आसपास के गांव में स्नान घर, टॉयलेट, सड़कें, स्कूल आदि बन चुके थे, पर ज्वालापुर गांव में नहीं बना था। हमेशा की तरह उस गांव की औरतें सुबह जल्दी उठकर नदी पर स्नान करने पहुंच जाया करती थीं। ऐसे ही 5-6 औरतें स्नान कर ही रही थीं। अरे आज वो बीना नहीं आई क्या? वो सो रही होगी ना, इसलिए आई नहीं होगी। फिर क्या? कहने के बाद भी घोड़ी आई नहीं। वो तो अभी भी घोड़े बेचकर सो रही है। अरे क्या तुम भी बीना की बातें लेकर बैठ गए हो? अरे मजा करो ना, कितना मजा आ रहा है खुले में नहाने का। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता खुले में ऐसे स्नान करना, पर क्या करें, मजबूरी है। कोई भरोसा नहीं है, कौन हमें कहाँ झाड़ियों से झांक रहे हो। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुम दोनों जो भी कहो, मुझे तो ऐसे ही अच्छा लगता है, क्योंकि हम शुरू से ही ऐसे स्नान करते हैं। गायत्री इतना कहती है कि एक कौवा उड़ता हुआ उसके सिर पर बीट करके चला जाता है। ये देखकर सरला, मंजू के साथ बाकी औरतें भी उस पर हंसने लगती हैं। ले और नहा ले खुले में, बड़ा पसंद है ना तुझे? मुझे बस इसीलिए ही नहीं पसंद। बिल्कुल मुझे भी नहीं पसंद, बिल्कुल मुझे भी नहीं पसंद। सभी औरतें नहाने में व्यस्त थीं कि गांव के बदमाश आदमी उन्हें छुपकर पेड़ के पीछे से देख रहे थे। अय्यो, अरे देखो देखो, गांव की औरतें कैसे नहा रही हैं। अरे ये स्त्रियां कितनी सुंदर होती हैं ना, संसार की सबसे अच्छी चीज है ये। अरे यार, यहाँ पर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, हम थोड़ा आगे चलते हैं तो सही रहेगा, है? वो दोनों आगे आकर झाड़ियों में जैसे ही छुपते हैं कि उनकी आवाज से औरतें खबरदार हो जाती हैं और वहीं दोनों गुंडों को देख लेती हैं। तो सरला एक मग्गा उठाकर नंदू के सिर पर मारती है और कहती है, अरे निर्लज, पापी, दुष्ट आदमी, शर्म नहीं आती? इसीलिए वो पाए से स्नान करता हुआ देख रहा है औरतों को। तुम्हारी तो जरूर शिकायत करनी पड़ेगी। वाह सरला, तूने ये करके बिल्कुल ठीक किया है। और मारे से आज तो इसकी खैर नहीं। चलो चलो, इन्हें मारने चलते हैं। ये बोलकर सभी औरतें तालाब से बाहर आकर गुंडों के पास जाती हैं और मारने लगती हैं। तभी दूसरा बदमाश दिलीप मंजू का हाथ पकड़कर कहता है, मेरे से होशियारी की तो बहुत बुरा होगा। अगर इतना ही है तो खुले में न नहाया करो, जब तुम ऐसे करोगी तो यही होगा। वाह मेरे दिलीप साहब, क्या डायलॉग मारा आपने। अब इन औरतों की हेकड़ी निकालते हैं हम। देखो, अगर मंजू को कुछ भी हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे जाने मन, तुम बुरी नहीं, तुम बहुत अच्छी हो। तुमसे अच्छा कोई नहीं हो सकता। इन लोगों ने तो अपनी हद ही पार कर दी है। ये कहते ही नंदू भी चाकू लेकर गायत्री की गर्दन काटने वाला होता है। इतने में मौसम का रुख अचानक खराब हो जाता है। तेज बारिश होने लगती है और एक बवंडर के साथ चुड़ैल आती है, जो उस बवंडर में उन दोनों बदमाशों को मार डालती है, फिर फेंक कर चली जाती है। वहां की औरतों को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये हुआ तो हुआ क्या। पर आखिर वो चुड़ैल कौन थी जो इन औरतों की मदद करके बवंडर सहित गायब हो जाती है? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही अगले दिन मंजू अपने पति सुरेश से कहती है, जो कि गांव का सरपंच भी था। सुरेश जी, आपको पता है कल कितना बड़ा हादसा होते होते रह गया? तो बदमाश हम औरतों को स्नान करते हुए देख रहे थे। उसके बाद जब हमने उनका विरोध किया तो उसने मेरी और गायत्री की गर्दन पर चाकू रख दिया। फिर अचानक एक बवंडर आया जिसमें वो दोनों मर गए। पता नहीं कैसे, लेकिन मेरी समस्या ये है कि आप गांव की औरतों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर एक स्नान घर क्यों नहीं बनवा देते? मंजू, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी बात समझ रहा हूँ मैं, लेकिन फिर गांव की हर औरतें यही बात करती रहेंगी, ऐसे कैसे चलेगा? तुम और जल्दी क्यों नहीं स्नान करके आ जाती हो? अजी, इससे ज्यादा और अंधेरे में गए तो कीड़े और जानवरों का डर रहता है। आप स्नान घर बनवा दीजिए, यही काफी होगा हम औरतों की सुरक्षा के लिए। मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, मुझे सोचने का समय दो। ये कहकर सुरेश अपनी पंचायत में चला जाता है। वहीं गांव की औरतें और लड़कियां नहाती हैं तो ये समस्या फिर से होती है। तभी वही चुड़ैल अपने सुंदर रूप धारण करके उसी नदी में नहा रही थी कि एक आदमी उसे देख लेता है। चुड़ैल उस आदमी को अपनी ओर आकर्षित करते हुए कहती है, अरे ओ मेरे कन्हैया, दूर से क्या टुकर टुकर देख रहे हो? जरा मेरे पास आकर मेरे से रासलीला रचा लो। आओ ना, सोच क्यों रहे हो? तुम इतने प्यार से बुलाओगी तो आना तो पड़ेगा ही। ये बोलते ही वो आदमी रवीना की ओर आ जाता है। तभी चुड़ैल उसे पकड़कर अपने असली रूप में आ जाती है और उसे मार डालती है। क्या सोचा था, मेरे साथ तू फ्लर्ट करेगा? बना दी ना तेरी चटनी, इसी के लायक था तो।
जो कोई भी लड़कियों या औरतों को इस तरीके से देखेगा उसकी तो मैं आंखें नोच लूंगी अब। ऐसे ही चुड़ैल रूपवती बनकर आदमियों को अपनी ओर आकर्षित करती थी और उनकी नीयत देखकर उन्हें मार डालती थी। गांव में अब अचानक से एक एक करके आदमी गायब होने लगे। इस बात से चिंता करके सभी पत्नियां सरपंच से बात करती हैं तो वो कहता है, देखिए आप सभी चिंता मत कीजिए, मैं इस समस्या की जड़ तक पहुंचने का प्रयास करता हूँ। सरपंच जी जल्दी कुछ कीजिए। सरपंच पता लगाने के लिए सुबह सुबह टहल रहा था कि अचानक उसे चुड़ैल मिलती है जो एक आदमी को आकर्षित करके फिर मार देती है। आखिर मैंने इसे भी मार ही दिया, कोई नहीं बचेगा, सबको मार डालूंगी। इसका मतलब ये सब एक चुड़ैल कर रही थी अब तक। ये बोलते ही सरपंच तांत्रिक के पास चला जाता है और चुड़ैल पर शक करते हुए उसे पकड़ने के लिए कहता है। सरपंच की बात सुनकर तांत्रिक उस चुड़ैल को अपनी शक्तियों से कैद कर लेता है। तभी झटपटाते हुए चुड़ैल कहती है, ए तांत्रिक, मुझसे मरना चाहता है क्या तू? क्यों तूने मुझे यहाँ कैद किया है? तुझे मुझसे सवाल करने का कोई हक नहीं है। मेरे सवालों का जवाब दे। क्यों तू गांव के लोगों को मारे जा रही है? जैसा करेंगे वो लोग वैसा ही तो भरेंगे। मतलब क्या है तुम्हारी बातों का? मतलब ये है कि इन गाँव वालों ने औरतों की सुरक्षा के लिए कोई चीज ही नहीं बनाई है। सभी औरतें सुबह जब तक स्नान करने के लिए जाती है, उसमें भी कुछ दरिंदे लोग वहाँ आकर औरतों को गलत निगाहों से देखते हैं। भला ये कहाँ तक सही है? मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही घटा था। एक दिन मैं सुबह के समय स्नान करने गई थी। एक आदमी ने मेरे करीब आकर मुझसे बदतमीजी करी और जब मैंने भागना चाहा तो उसने मुझे मार डाला। अभी कुछ दिन पहले ही मैं स्नान कर रही थी, यहाँ तक कि सरपंच की पत्नी भी थी। वो तो उस दिन उनकी सुरक्षा मैंने करी, वरना वो दोनों गुंडे उन औरतों को गला काट कर मार डालते। जो भी स्त्रियों को स्नान करते हुए देखता था मैं उन्हें मार डालती थी। और अगर तुम मुझे यहाँ से भगाने के लिए सोच रहे हो तो मैं तुझे बता दूं कि मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक इस गांव में हर एक घर में औरतों के लिए स्नान घर नहीं बन जाता। तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है और तुम बात भी ठीक कह रही हो। सरपंच जी, आपको इसकी बात माननी ही होगी। आपको स्नान घर बनवाने ही पड़ेंगे। ये औरतों की सुरक्षा की बात है। आसपास के बाकी गांव विकसित हो चुके हैं अब। ठीक है, मैं वादा करता हूं कि इस गांव में स्नान घर हर घर में जरूर बनेगा, लेकिन उसके बाद तुम चली जाओगी। चुड़ैल उसकी बात मान जाती है। सरपंच भी अपना वादा पूरा कर लेता है, जिसके बाद चुड़ैल हमेशा के लिए वहां से चली जाती है। बेशर्म चुड़ैल। लगावे लो जब लिपस्टिक, लगावे लो जब लिपस्टिक, हिलेला आरा डिस्ट्रिक्ट, जिला टॉप लागे लो, जिला टॉप लागे लो। बिरजू देर रात साइकिल पर सवार होकर सुनसान सड़क से अपने गांव मखनापुर की ओर अग्रसर हो रहा था। आसपास के सभी गांव गहरी नींद के आगोश में थे। सर्द लहरें रात के माहौल को खौफनाक मंजर की आकृति दे रही हैं कि अचानक उसकी निगाह रास्ते के बीचों बीच खड़ी एक युवती पर पड़ती है, जिसका शारीरिक ढांचा एक अप्सरा के समान सुंदर और आकर्षक था। अरे पतरी कमरिया, तिरछी नजरिया, कौन है आखिर ये बिजुरिया? लहराते लंबे केश से कायल करत है ससुरी। बिरजू उस युवती के रूप में मंत्रमुग्ध होकर उसके पास आ पहुंचता है, जहां दोनों की निगाहें आपस में टकराती हैं। वह युवती कहती है, बाहों में चलिया हमसे सनम क्या पर्दा, हमसे सनम क्या पर्दा। अरे ओ अप्सरा, इतनी देर रात इस सुनसान सड़क पर का करत हो? और क्या, तुम्हारा इंतजार कर रही थी मेरे प्यारे प्रियतम। क्या बात है मंचली, लागत है तुमरे हमरे जज्बात एक से हैं। अच्छा, तो फिर देर किस बात की है? देखो, मौका भी है और दस्तूर भी। ये कहकर युवती जंगल के भीतर बढ़ने लगती है। पूरे जंगल में उसके पायल की छनकर गूंज उठती है, जिसके साथ पंछियों का बसेरा सुगबुगाता देख वह कहती है, आकाश के परिंदों, मैं कहती हूँ चुप हो जाओ। अरे ओ मंचली, उरी कितना भगाओगी? अरे ऐसन तो सारी रात काली हो जाएगी। वह युवती बरगद के पेड़ के ओर मुंह करके खड़ी हो जाती है। जैसे ही बिरजू उसे पलटता है तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, क्योंकि दरअसल वह युवती एक चुड़ैल थी। अरे दादा, ये का भला है बे? ये अप्सरा चुड़ैल में कैसे तब्दील हो गई? क्या हुआ प्रियतम,
तुम्हें मेरा ये अक्ष पसंद नहीं पड़ा? साला हम ही ससुरी के संग ब्यारा चाय के सपना सजोवत रहे। अरे जोने के हम महरिया बनावल चाहत हूँ, यूं हमार मौत के स्वयंवर रचावत चाहत है। अरे भाग बिरजुआ, अरे भाग। ये कहकर बिरजू तेज गति से उठकर भागने लगता है। तभी चुड़ैल पेड़ों पर कूदती फंदती हवा को चीरती हुई उसका पीछा करती हुई कहती है, मुझसे बचकर कहाँ तक भागेगा? चुड़ैल उसको आगे से आकर घेर लेती है और कहती है, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। क्यों मेरे सपनों के साजन अपनी सजनी पर इतना सितम क्यों कर रहे हो? देखो समा कितना सुहाना है, तुम हो कि मुझसे दूरी साध रहे हो। अरे बेशरम बेहया चुड़ैल, तू हमरे संग धोखाधड़ी की है। अरे चलावा करना तो मुझ चुड़ैल की सबसे हसीन अदा है। अब जल्दी से मेरे मन की मनसा पूरी कर दो। बेशरम चुड़ैल, दूर हट मुझसे। शायद तुझे पता नहीं कि मैं बेशर्म चुड़ैल के साथ साथ बुरी चुड़ैल भी हूँ। गुस्से से तिलमिलाई चुड़ैल बिरजू का सर धड़ से अलग कर देती है। उसका सारा खून पीकर कहती है, ये मानव एकदम मूर्ख निकला। ये कहानी है मखना गांव की, जहां के जंगल में बड़ी ही बेशर्म किस्म की एक चुड़ैल का बसेरा था। वह अपनी शक्तियों से हर एक रात जवान सुंदर युवती का भेष धरकर पुरुषों को अपने जाल में फंसाया करती। बदकिस्मती से जो कोई भी शख्स उस चुड़ैल से संबंध बनाता, उसकी सांसें चली जाती हैं। अरे उस बेशर्म चुड़ैल ने कितनी बुरी मौत मारा है बेचारी बिरजू को। ये देखकर तो खौफ के मारे मेरे रोए सिहर रहे हैं। जाने वो मर जानी कमबख्त चुड़ैल हमारे गांव के मर्दों को ही क्यों मौत दे रही है। जैसा कि हम सभी उस बेशरम बेबाक चुड़ैल के काले करतूतों से भली भांति वाकिफ हैं। वो हर एक रात मेनका अप्सरा जैसी सुंदरियों का भेष धरकर मर्दों को अपने पास बुलाती है। इसके बाद सभी अपने घरों की ओर अग्रसर होते हैं और पूरा गांव अंधेरे से मांद जाता है। जबकि बाद चुड़ैल जंगल से बाहर आती है। एक बार फिर मखना गांव में काली रात आई है, साथ ही मुझ चुड़ैल के लिए सुनहरा सौगात लाई है। कौन बनेगा मेरा शिकार? एकाएक चुड़ैल की तेज निगाह कोसों दूर से आ रहे शंकर पर पड़ती है। कमला ने सुझाया था कि सवेरे चले जाओ, मगर हम ही देहात देर दोपहर को निकले। सोचे रहे कि सांझ तक लौट आई, मगर देर रात हुई गई। बस भगवान उ बेशरम चुड़ैल से बचा लेना। शंकर अभी ये बोल ही रहा था कि चुड़ैल एक बला बनकर उसके सामने आती है। जो आएगा मेरे पास वो बन जाएगा मेरा खास। का बला है भी, सुंदरी के रूप में मक्खन मलाई की छलकती गगरी जैसी है ससुरी। चल शंकर, इस सुंदरी के शिकार करने का सुनहरा अवसर हाथ से जाने न दे। सरपंच की सुझाई बातों को बिसार कर शंकर चुड़ैल की चाल में फंसकर उसके पीछे जंगल में बढ़ने लगता है। आओ आओ प्रियतम, मेरे पास आओ। एकाएक शंकर की निगाह चुड़ैल के पैरों पर पड़ती है, जिसे देखते ही उसके पांव सनसना कर वहीं थम जाते हैं। उल्टे पैर तो चुड़ैल के होते हैं। अरे ससुरा, तभी तो ये बेशरम चुड़ैल का बोलबाला एकदम विदेशन गौरियन की जैसी है। आओ प्रियतम और मेरी बाहों में समा जाओ। बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये सुनकर चुड़ैल गुस्से से तिलमिलाकर जैसे ही पांव पटकती हुई अप्सरा का अक्ष भयानक खूंखार चुड़ैल में बदल जाती है। तुम इंसानी कीड़े मकोड़ों की समस्या है। चुपचाप से इस जंगल में मेरे साथ मंगल कर, वरना आज इस जंगल में दंगल होगा। अरे बेशरम बेहया भूतनी, कुछ तो भूतनियत रख। ये सही है, तुम करो तो रास लीला और मैं करूँ तो कैरेक्टर डीला। तूने कदर मेरी नहीं जानी, अब तेरा भी वही हश्र होगा जो बाकियों का हुआ। चुड़ैल अपने लंबे पैनी नाखून से शंकर का पेट फाड़कर उसका रक्त पान करती है। प्यार की भूख नहीं मिटी तो क्या हुआ, पेट की भूख तो शांत हुई। ऐसे ही दिन सप्ताह और सप्ताह महीने में ढलते जा रहे थे। चुड़ैल अक्सर अपने हुस्न से सड़क पर आते जाते मर्दों को रीझ कर उन्हें मौत दिया करती। दो दोस्त देर रात कार में सवार होकर आ रहे थे। अरे वाह, लगता है आज शहर से शिकार आया है। आज गांव की गोरी बनने से काम नहीं चलेगा। चुड़ैल शातिर मुस्कान देते हुए शहरी पहनावा पहनकर सड़क के बीचों बीच आ खड़ी होती है। तन्मय, अरे सामने देख, आइटम बम लगत है, लिफ्ट की राह में खड़ी है। दोनों कार रोककर कहते हैं, ब्यूटी बेबो, लिफ्ट? नो, मैं यहाँ लिफ्ट का नहीं, अपने लकी बॉय का इंतजार कर रही हूँ। अरे तो हमें का खामी है। तो ठीक है, चलो मेरे साथ। चुड़ैल उन्हें मोह जाल में फंसाकर जंगल के अंदर लाती है। यार तन्मय, कहीं हम लकी बॉय की बजाय बकलोल न बन जाए। और कितना दूर चलना है यार? बस नदी तक। चुड़ैल नदी के पास आकर नाच गाकर दोनों लड़कों को रिझाने लगती है। आई वाना तेरा इश्क इश्क तेरा इश्क इश्क मेरे जानिया। चुड़ैल के एक इशारे पर पूरा जंगल रोशनी से जगमग हो जाता है, जिसे देख दोनों दोस्त बहुत चक्के रह जाते हैं।
अरे ये कैसे किया तुमने? एकाएक चुड़ैल अपने असली अक्ष में आकर कहती है, ऐसे। यार आयांश, ये तो चुड़ैल है, भाग यहाँ से। जैसे ही दोनों भागने के लिए बढ़ते हैं, चुड़ैल उन्हें जमीन पर पटकते हुए कहती है, देखो, चुपचाप मेरे मन की मनसा पूरी कर दो। मुझे बाबू सोना की चोचलेबाजी नहीं आती, मगर जादू टोना में मुझे महारत हासिल है। ये कहकर चुड़ैल उन दोनों को अपने मोहिनी अस्त्र के असर से मंत्रमुग्ध करके उनके संग संबंध स्थापित करती है, जिसके साथ दोनों की सांस सदा के लिए रुक जाती है। अगली सुबह, सरपंच जी, मौत का ये मसला तो बढ़ता ही जा रहा है। पहले बिरजू, फिर शंकर, फिर आते जाते राहगीर। उस चुड़ैल का कुछ भी नहीं हो सकता। कल रात मैं पुरोहित जी के पास गया था। उन्होंने कहा कि इस जंगल के हर एक छोर को इस कलावे अक्षत से बांधना होगा, जिससे वो बेशरम चुड़ैल सदा के लिए बंधक में बंध जाएगी। सभी साथ मिलकर जंगल की सीमा को बांध देते हैं, जिसके कुछ दिनों तक चुड़ैल की चाल थम जाती है। मगर एक रात पियक्कड़ युवक उस जंगल में जैसे जाता है, वैसे ही बंधन टूटते और चुड़ैल आजाद होती है। ओम पो, ले भैया, हो गई मेरिया। अब मुझे दुर्राटे काटने से कोई नहीं रोक सकता। उस दिन से आज तक उस बेशर्म चुड़ैल ने कई पुरुषों को अपने हवस का शिकार बनाया। भूत और चुड़ैलों का झरना। 2-4 भूत और चुड़ैल एक झरने से आते हुए पानी में नहा रहे थे। अरे वाह, इस गरम गरम झरने वाले पानी में नहाने का अलग ही मजा है। तन बदन में आराम ही पड़ गया। हाँ पापा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है। मैं तो छप छप करूँगा। ये मैंने आपके ऊपर पानी डाल दिया। अरे बस बेटा, बस। दोनों भूतिया बाप बेटे जहाँ झरने में नहा रहे थे, वहीं उसकी पत्नी और बेटी चुड़ैल उसी झरने में कपड़े धो रही थी। बस जल्दी से ये कपड़े धुल जाए, मेरी आधी टेंशन खत्म हो। हाँ माँ, जल्दी करो, मुझे भूख लग रही है। खाना कब दोगी? थोड़ी देर बेटा, तेरे पापा के आते ही हम चारों मिलकर खाना खाएंगे। ठीक है माँ। गांव के जंगल के अंदर एक झरना था, जहाँ भूत और चुड़ैल बसे हुए थे। वो सब झरने के मजे ले ही रहे थे कि चुड़ैल भूत पति पत्नी आकर कहते हैं, अरे कितनी देर हो गई तुमको यहाँ पर कपड़े धोते धोते, अब जल्दी हटो, मुझे भी कपड़े धोने हैं। कब्जा मत करो, ये झरना हमारा भी है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम होती कौन हो मुझे ऐसा कहने वाली? मैं जब चाहूँ, जितनी देर चाहूँ यहाँ कपड़े धोऊंगी। माया हूँ मैं, माया। ये झरना सबसे पहले मैंने ही देखा था, फिर भी तुम्हारा भूतिया परिवार यहाँ आकर बस गया। तुम्हारे पहले देखने से तुम्हारा थोड़ी हो गया। तुमसे पहले हम यहाँ आ चुके थे और ये झरना हमारा ही है। देखो, भूलो मत, ये झरना हमने पहले देखा था। अब जल्दी से यहाँ से हटो, हमें भी नहाना है, कपड़े धोना है, खाना बनाना है। भूत और चुड़ैल की लड़ाई में रागिनी का पति शाशा भी आ जाता है और कहता है, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी गैर हाजिरी में मेरी पत्नी से ऐसे बात की? छोड़ूंगा नहीं अब मैं तुझे। तू आना मुझसे लड़, आज युद्ध हो जाए। ये बोलते ही शाशा और लौकी में भयंकर लड़ाई होने लगती है। दोनों हवा में उड़कर अपने अपने शक्तियों का वार एक दूसरे पर डालते हैं। दोनों अपनी शक्ति से लड़ाई लड़ते हैं। लड़ते लड़ते दोनों झरने में आकर एक दूसरे का गिरेबान पकड़ लड़ाई करने लगते हैं। दोनों को बहुत चोटें आ जाती हैं और तभी शेर आता है, जिसे देखकर दोनों डर जाते हैं। ये क्या, यहाँ शेर आ रहा है? अब क्या करें? हम भूत बनकर भी उस शेर से नहीं लड़ सकते। अब तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। इस शेर को मैं अकेला नहीं भगा सकता। सुनिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ बच्चे भी हैं, कुछ कीजिए, उस शेर को भगाइए, वरना हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। पापा, मुझे डर लग रहा है। अरे मुझे भी डर लग रहा है। मैं तो कहती हूँ आप दोनों मिलकर इस शेर को भगा दीजिए, वरना ये नहीं जाएगा। आप दोनों को एक होना ही पड़ेगा। तुम्हारी पत्नी कह तो सही रही है, अगर हम एक और एक मिलकर 11 बन जाए तो इस शेर को भगा सकते हैं। धीमे धीमे गुर्राते हुए शेर उनके नजदीक आ जाता है। तभी दोनों भूत चिल्लाकर एक दूसरे का हाथ पकड़ एक आवाज में कहते हैं, ठीक है, तो हम दोनों आज के बाद यहाँ एक बनकर रहेंगे और लड़ेंगे नहीं। चलो इस शेर को यहाँ से भगाते हैं। तभी दोनों भूत हवा में उड़कर अपनी शक्ति को एक कर एक चमकते हुए गोले की रोशनी उस शेर की ओर फेंकते हैं। शक्ति के लगते ही शेर वहाँ से 9-2-11 हो जाता है, जिसके बाद शाशा के भूतिया बच्चे ताली बजाकर कहते हैं, हाँ, हमारे भूत पापा बहुत अच्छे हैं। ये पापा भूत ने शेर को भगा दिया, पापा भूत ने शेर को भगा दिया। देखा रखा तूने, हमारे पापा कितने शक्तिशाली हैं। सच में, अगर आप दोनों एक नहीं होते तो वो शेर तो हमें खा ही जाता। कभी कभी रागिनी, मुश्किल परिस्थिति में दुश्मनों को एक होना ही पड़ता है, जो आज हो ही गया। अगर लौकी नहीं होता तो हम सब सुरक्षित नहीं होते। ऐसी बात नहीं है मेरे दोस्त, तुम या मैं अकेले ये कर नहीं सकते थे। इसके लिए हमें एक होना ही था। शाशा, तुमने बहुत अच्छे से ये किया। इसका मतलब हम दोनों भूतिया परिवार इस झरने के पास मिल बांटकर खुशी से रह सकते हैं, क्यों, है ना? हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। ये आज तो यहाँ पार्टी होगी, बल्ले बल्ले।
कुछ देर बाद ही चारों तरफ से झरना जगमगा रहा था। पत्थरों के आसपास मशालें चल रही थी। माया और रागिनी ने मिलकर मांसाहारी भोजन तैयार किया था और दोनों बच्चे एक बर्तन पर डंडी से बजा रहे थे और दोनों भूत झरने के बीच नहाते हुए नाच रहे थे। ये डिंग कचिका डिंग कचिका डिंग कचिका डिंग 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 डिंग, ये डिंग कचिका डिंग कचिका। गर्मी आएगी जब मई में झरना साइड में पार्टी करेंगे, जून में लेंगे लंबा वेकेशन, हम चलेंगे किसी हिल स्टेशन। हे डिंग कचिका डिंग कचिका डिंग कचिका हे 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 हे। हाँ, जुलाई में सावन जो बरसे, दिल तुझसे लिपटने को तरसे, ऐश पूरी अगस्त करेंगे, ऐसा कुछ बंदोबस्त करेंगे। ढिंग कचिका ढिंग कचिका ढिंग कचिका ढिंग कचिका ए ए ए ए। ये लीजिए, अब आप दोनों झरने में डांस करते रहेंगे या यहाँ करारा मस्त कोष्ट भी खाएंगे? अरे आ रहे हैं। इतने दिनों बाद जो पार्टी करने का मजा आया है, बड़ा ही मजेदार है। हाँ यार, ये तो तूने बिल्कुल ठीक कहा। इस तरह रात भर दोनों भूतिया परिवार पार्टी करते हैं, खाते पीते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन भूत झरने से पानी पी रहा था कि उसे किसी इंसान की आहट सुनाई दी, जिससे वह कान लगाकर जंगल की ओर जाने लगता है। तभी रागिनी कहती है, अरे आप कहाँ जा रहे हैं ऐसे दबे पाँव? मुझे लगता है कि कोई इंसान इस झरने की ओर आ रहा है। मुझे इसकी आहट भी सुनाई दी और उसकी महक भी आ रही है। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे भी उस इंसान की खुशबू आ रही है। लगता है उसका खून बहुत ही मीठा होगा। अगर ऐसा है तो आज रात हम सब यही खाएंगे। तो आओ उसे लेने चलते हैं। जहाँ दोनों पति पत्नी उस इंसान को ढूंढते हुए उसके करीब जा रहे थे, वहीं वह लड़का भी झरने की आवाज सुनकर उसी ओर आ रहा था कि तभी चुड़ैल और भूत उसे पकड़ लेते हैं। तुम यहाँ से बचकर कहाँ जाओगे? चुड़ैल, भूत, अरे मैया, मैं जंगल में क्यों आ गया? अरे भागो। अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। आज तो हम तुम्हें भून कर खाएंगे। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। वो लड़का कुछ और कहता, इतने में भूत और चुड़ैल उसे मिलकर मार देते हैं और उठाकर उसे रात में एक आग में भूनकर अपने बच्चों के साथ खाने लगते हैं। दोनों भूतिया परिवार ऐसे ही करते हैं। यदि कोई भी उनके झरने के करीब आता तो वह उन्हें मारकर खा जाया करते थे। एक दिन रागिनी और माया झरने के पास कपड़े धोते हुए लड़ने लगती है। अरे कितनी देर से बोल रही हूँ रागिनी, तुम्हें उधर आ जाओ, मैं गिर रही हूँ, मुझे भी कपड़े धोने की जगह दो। तुम ही उधर आ जाओ, तुम्हारे पास बहुत जगह है, फिर भी तुम मुझे जगह नहीं दे रही हो। तुम्हारी वजह से मेरा पाँव फिसल रहा है। इस पत्थर से तुम हटो। मैं नहीं हटूंगी। नहीं, तुम हटोगी। नहीं, तुम। नहीं, तुम। देखो, इस झरने पर कब्जा हमारा है, बेहतर होगा तुम यहाँ से चली जाओ। हमने इससे पहले से देखा था। फिर वही बात, मैंने कहा ना, तुम यहाँ से हटो। मैं और मेरे पति बच्चे यहाँ पर पहले आए थे। ये झरना हमारा है तो इस पर कब्जा भी हमारा ही रहेगा। दोनों चुड़ैलें लड़ने में इतनी मशगूल हो जाती हैं कि कपड़े छोड़कर एक दूसरे के बाल नोचने लगती हैं। तभी दोनों बच्चे दोनों के पतियों को बुलाकर ले आते हैं। पापा, मम्मी और वो चुड़ैल आंटी एक दूसरे के बाल पकड़कर खींच रही हैं, जल्दी चलिए। क्या हम आदमी एक होकर दोस्त बन जाते हैं, पर ये चुड़ैलें कभी एक नहीं हो सकती? ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा। चलो वहाँ चलते हैं। दोनों भूत वहाँ पहुंचकर अपनी अपनी पत्नियों को अलग करने की कोशिश करते हैं, पर दोनों चुड़ैलें हवा में उड़कर अपनी शक्तियों से आतिशबाजी कर रही थी। आगे क्या होगा? क्या दोनों भूत अपनी चुड़ैल पत्नियों को अलग कर पाएंगे या वो भी एक दूसरे से लड़ेंगे? क्या दोनों भूतिया परिवार में से कोई एक झरने पर कब्जा कर पाएगा? जानने के लिए अगले दिलचस्प भाग का इंतजार करें। रात के समय कुछ चुड़ैल सरोवर नदी में आती हैं और बोलती हैं, ये नदी सिर्फ और सिर्फ हमारी है। हाँ बहन, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। ये नदी सिर्फ और सिर्फ हमारी है, लेकिन इस नदी को अपना बनाने से पहले इस नदी की सारी जल परियों को यहाँ से निकाल फेंकना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये नदी हमारी कभी नहीं होगी। अरे कभी तो शुभ बोला किया कर, जब देखो तब उल्टा ही बोलती रहोगी। जैसा मेरी बड़ी बहन बोल रही है वैसा ही बोल। ये नदी हमारी होकर रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हम इस नदी पर अपना कब्जा करके रहेंगे। ये नदी हमारी होकर रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हम इस नदी पर अपना कब्जा करके रहेंगे। इतना कहकर वो सभी चुड़ैल हंसने लगती हैं और चुड़ैलों की हंसी सुनकर वहाँ पर कुछ जलपरियां प्रकट हो जाती हैं और उन चुड़ैलों को देखकर मरीना जलपरी बोलती है, तो फिर से आ गई तुम सब? तुम चाहे कुछ भी कर लो, ये नदी तुम लोगों के हाथ कभी नहीं लगेगी। तुम इस पर अपना कब्जा चाहती हो ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम इस पर कब्जा कभी नहीं कर सकती। ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हम लोग इस नदी पर कब्जा नहीं कर सकते। अगर हम चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तुम हमारी नदी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कब्जा तो दूर की बात, तुम हमारी नदी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। विश्वास नहीं है तो आजमा कर देख लो। उसकी ये धमकी सुनकर चुड़ैल अपने एक हाथ में तलवार लाती है तो दूसरे हाथ में कटार लेकर लाती है
और दौड़ते हुए जल परियों की तरफ हमला करने जाती है कि तभी मरीना अपने दोनों हाथों को उठाती है और दोनों हाथों से जादू करते हुए एक तेज रोशनी वाला चमकता हुआ गोला बना लेती है। एक तरफ तो वो सारी चुड़ैल जलपरियों पर हमला करती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जलपरियां अपने बचाव के लिए अपने जादू को चुड़ैलों के ऊपर फेंकती हैं। इस तरह उन दोनों की शक्तियां आपस में टकराकर एक आग का गोला बनकर नीचे जमीन पर गिरने लगा। इस तरह दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। देखते ही देखते अब सुबह होने वाली थी। सूरज को निकलता हुआ देख सभी चुड़ैल जलपरी को धमकी देते हुए बोलती हैं, हम वापस आएंगे और जब वापस आएंगे तब इस नदी को अपने कब्जे में कर लेंगे। इतना कहकर चुड़ैल वहां से चली जाती है और सभी जलपरियां भी अपने अपने घरों में जाने लगती हैं। कुछ समय बाद सभी जलपरियां पानी के नीचे एक झुंड बनाती हैं और आपस में बात करते हुए बोलती हैं, मरीना बहन, हमें इस चुड़ैल का कुछ न कुछ तो जरूर करना होगा, वरना ये हमारे इस नदी पर कब्जा कर लेंगे। तुम बोल तो बिल्कुल सही रही हो, लेकिन हम इनसे अपनी नदी को कैसे बचाएं? एक तरफ तो जलपरियां पानी के नीचे आपस में सलाह मशवरा कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ नदी के ऊपर कुछ लोग नदी के झरने में नहाने के लिए आते हैं। वो उस नदी को देखकर हैरान हो जाते हैं और आपस में बोलते हैं, ओह गॉड, नदी कितनी प्यारी है। इस नदी में एक ब्यूटीफुल झरना भी है और उस झरने के पास देखो छोटे छोटे फ्लावर्स भी हैं। हाँ, तुम बोल तो सही रहे हो राहुल, क्यों ना हम इस झरने में 1 by 1 नहाएं? वेल, आइडिया बुरा नहीं है। और इस तरह वो सभी दोस्त उस झरने में नहाने के लिए उतरते हैं। एक तरफ तो वो लोग नहा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ ये भयानक चुड़ैलों की नाक तक इंसानों की खुशबू पहुंच जाती है और उन्हें पता चल जाता है कि इस नदी में कुछ इंसान आए हैं। इंसानों की खुशबू सूंघकर चुड़ैल अपने एक हाथ में कटार और दूसरे हाथ में तलवार लेकर उनकी तरफ उनको मारने के लिए दौड़ रही थी। पीछे से एक जलपरी ये सब नजारा देख रही थी। वो तुरंत नदी में छलांग लगाती है और नदी के बिल्कुल निचले भाग में जाकर अपनी रानी मरीना को सारी बात बता देती है। ये सब सुनकर मरीना के होश और हवास उड़ जाते हैं। मरीना जल्दी जल्दी तैरते हुए पानी के ऊपर आती है, जहाँ वो देखती है चुड़ैल और इंसान आपस में बात कर रहे हैं। हम सभी लोग तुम इंसानों को नहीं छोड़ेंगे। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? आखिर तुम हो कौन और तुम हमें इस नदी में नहाने के लिए मना क्यों कर रही हो? क्योंकि ये नदी सिर्फ और सिर्फ हमारी है। हम नहीं चाहते कि इस नदी में सिवाय हमारे कोई और रहे। उन दोनों की ये बात सुनकर मरीना बीच में बोलती है, झूठ, तुम कितनी बड़ी झूठी हो, है ना? ये नदी हमारी है और तुम इस नदी के ऊपर कब्जा करने की सोच रही हो। अभी ये नदी तुम्हारी नहीं है जो तुम इसे अपना नाम दे रही हो। उस नदी के अंदर चुड़ैल और जलपरी को देखकर वो तीनों दोस्त हैरान हो जाते हैं और घबराते हुए पूछते हैं, क्या मैं जो अपनी आंखों से देख रहा हूँ वो सब सच है? यहाँ पर भला चुड़ैल और जलपरी कैसे आ सकती हैं? और वो दोनों इस नदी के लिए लड़ रही हैं। How is that possible? तुम जो भी देख रहे हो वो सब कुछ सच है राहुल। ये चुड़ैल बुरी आत्माएं हैं जो कि हमारी इस पूर्वजों की नदी पर कब्जा करना चाहती हैं। लेकिन क्यों ये चुड़ैल इस नदी पर कब्जा करना चाहती हैं? आखिर इनको इस नदी पर कब्जा करके मिलेगा क्या? वो तो हम नहीं जानते। ये राज तुम्हें कभी पता भी नहीं चल पाएगा कि हम इस नदी पर कब्जा क्यों करना चाहते हैं। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? आखिर इस नदी के लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और तुम हम इंसानों को इस नदी में क्यों नहीं नहाने दे रही? बल्कि ये नदी तो तुम्हारी है ही नहीं, फिर भी तुम इस पर इस तरह हक जता रही हो जैसे कि ये नदी तुम्हारी है। आखिर क्यों कर रही हो तुम इस नदी पर कब्जा? हम कब्रिस्तान से छूटी हुई कुछ चुड़ैलें हैं। हमें अब ना तो कब्रिस्तान में जगह मिल रही है और ना ही धरती पर। इसीलिए हम लोगों ने अपनी दुनिया इस नदी के अंदर बनाने की सोची, लेकिन इन लोगों ने हमें यहाँ पर भी जगह नहीं दी। इसलिए अब हम इस नदी को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। ये नदी हमें आसानी से मिलने वाली नहीं है, इसीलिए हम इस नदी को छीन लेंगे। वो कहावत तो तुमने सुनी ही होगी ना, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। उसी तरह हम भी इस नदी को छीन लेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम अपने मकसद में कामयाब कभी नहीं हो सकती, समझे तुम? उसकी ये बात सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और चुड़ैल एक बार फिर अपने भूतिया जादू से जलपरियों के ऊपर हमला करने लगती है और एक बार फिर जलपरी अपनी शक्तियों से खुद का बचाव करने के लिए गोला धारण कर लेती है।
लेकिन इस बार वो सिर्फ और सिर्फ जलपरियों की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि उन 3 दोस्तों के लिए भी था जो मामूली इंसान थे। वो सारी चुड़ैलें कभी आग, कभी गोला जलपरियों पर फेंकती तो कभी मुंह से आग निकालती। ये सब देखकर वो सभी इंसान डर जाते हैं और डर कर भागने की कोशिश करते हैं कि तभी एक चुड़ैल राहुल को अपनी जीभ से पकड़कर हवा में उड़ा देती है और उसको खाने के लिए धीरे धीरे अपनी जीभ अंदर करने लगती है। तभी शांति अपनी जेब में से एक छुरा निकालती है और उस चुड़ैल की जीभ को काट देती है। इस तरह राहुल पानी में गिर जाता है। ये देखकर चुड़ैलों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और एक बार फिर वो उन पर हमला करती हैं। लेकिन इस बार मीना के गले में लॉकेट होने की वजह से चुड़ैलों का जादू उनके ऊपर न जाकर उल्टा चुड़ैल के ऊपर ही चला जाता है और इस तरह वो सभी चुड़ैल जलने लगती हैं और जलते हुए बोलती हैं, तुमने अपने इस शीशे वाले लॉकेट से हमारा जादू हम पर आजमा तो लिया, लेकिन याद रखना हम वापस आएंगे और जब आएंगे तो इस नदी के साथ साथ इस पूरी दुनिया में तबाही मचा देंगे। तुम उस दिन का ध्यान रखना जिस दिन हम सभी चुड़ैल वापस आएंगे। इतना कहकर चुड़ैल जलकर मर जाती हैं और सभी दोस्त जलपरियों का धन्यवाद करते हुए बोलते हैं, आप सभी जलपरियों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी ने हम लोगों की जान बचाई। आप सभी जलपरियों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी ने हम लोगों की जान बचाई। आप सभी जलपरियों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी ने हम लोगों की जान बचाई। धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप हमारी इस दुनिया के राज को राज ही रखना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इंसानी दुनिया में जलपरी होने वाली बात पहुंचे। यदि जलपरियों की बात इंसानों के बीच जाएगी तो वो हमें ढूंढते हुए जरूर यहाँ तक आएंगे और हमें मार कर ले जाएंगे। इस तरह हम किसी की भी जान नहीं बचा पाएंगे। आप बेफिक्र रहिए, हमें से कोई भी किसी को कुछ नहीं बताएगा। इतना कहकर वो तीनों दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं और सभी जलपरियां अपनी अपनी दुनिया में चली जाती हैं और अब सभी लोग खुशी से एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। बाथ टब में नहाने वाली चुड़ैल। ए जी, शहर में सबन बहुत सुंदर दिखत है, हमका भी सुंदर दिखना है। ऊ हमरे लिए भी खरीद दो, ऊ लाली लिपस्टिक हमका भी लगानी है। अरे शहर की लड़कियां तो मेकअप करके लगती हैं खूबसूरत, लेकिन तुम बिना मेकअप के भी बहुत खूबसूरत लगती हो। और तुम्हें पता है, मैं तुम्हें इस हफ्ते अपने साथ शहर घुमाने लेकर जाऊंगा। अजी आपने ये कहकर हमरो दिल जीत लियो। ए जी, शाम को आते समय हमरे लिए लाली लिपस्टिक और पाउडर ले आना। अच्छा ठीक है, मैं ले आऊंगा, तुम चिंता मत करो। ये कहकर अरुण अपने काम के लिए निकल जाता है और शाम को जैसे ही उसकी छुट्टी होती है वो शहर के बाजार में जाकर अपनी पत्नी शिल्पा के लिए औरतों का मेकअप का सामान खरीदने लगता है। उसे मेकअप का सामान खरीदते हुए औरतें हंसने लगती हैं और तभी अरुण कहता है, अरे हंस काहे रही हैं आप, हम अपनी जोरू के लिए लेवत हैं। अरुण की ये सारी बातें सुनकर वहाँ खड़ी सारी औरतें और भी ज्यादा हंसने लगती हैं। जिसके बाद अरुण ने सामान लिया और वहाँ से निकल गया। जैसे ही ये शाम होते वो घर पहुँचा तो उसने शिल्पा को वो सारा सामान लाकर दे दिया जो अरुण से मंगवाया था। वो सामान देखकर बहुत खुश हो गई और कहने लगी, अरे वाह लड्डू के भैया, क्या बात है, आपने तो सबन सामान बहुत अच्छे से खरीदा है। अब हमका ये बताई दो, आप हमका शहर घुमाने कब ले जाओगे? बस 2 दिन और इंतजार करो, हमारी टिकट बुक होने वाली है, फिर हम तुम्हें अपने शहर की सैर करवाएंगे। शिल्पा शहर जाने के नाम पर बहुत ही खुश थी। वहीं अरुण भी शिल्पा को शहर घुमाने के लिए पूरी तरह बेताब था। वहीं 2 दिन बाद उन दोनों की टिकट बुक हो जाती है और अरुण शिल्पा को गांव से शहर ले आता है, जहां वो शिल्पा और अपने लिए एक होटल बुक करता है। और वो दोनों होटल में जैसे ही पहुंचते हैं, शिल्पा होटल देखकर अरुण से कहती है, हाय मोरी दैया, कितनी ऊंची बिल्डिंग है, इतनी ऊंची बिल्डिंग में कहीं ये हमारे सर के ऊपर न गिर जाए। हे भगवान, बाप रे बाप, कैसी जगह ले आए हो तुम हमें। अरे भगवान, ऐसे क्यों बोल रही हो, पूरे होटल में हमारी बेइज्जती करवाओगी क्या? चलो तुम यहाँ पर बैठ जाओ, मैं बस अभी 10 मिनट में आता हूँ रूम की चाबी लेकर। अरुण तभी रिसेप्शन पर जाकर बात करने लगता है और शिल्पा वहीं बैठे बैठे होटल को देखकर खुद से कहती है, देखने में तो बहुत सुंदर है, शहर में बहुत सुंदर इमारतें हैं, ये तो एक अच्छे ख्वाब से भी ज्यादा सुंदर है। तभी अरुण शिल्पा के पास आता है और उसे होटल के कमरे तक ले जाता है, जिसके बाद शिल्पा होटल के कमरे को देखकर और भी ज्यादा खुश हो जाती है, जहां वो अपने कमरे के अंदर एक बाथ टब देखकर कहती है, अरे ये भैंस चराने का पोखर किसने रख दिया? अरे पगली, ये भैंस चराने का पोखर नहीं है, ये तो नहाने का बाथ टब है, इसमें नहाते हैं। अरे ये क्या कह रहे हो, एक भैंस चराने के पोखर के अंदर नहा कैसे सकते हैं?
ओहो, तुम तो गांव की गमट्टी ही रहोगी। शिल्पा को शहर की चांद चमक बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। वहीं अगले दिन सुबह अरुण अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है, जिसके बाद शिल्पा बाथरूम में जाकर उस बाथ टब को देखने लगती है। अरे ये होटल वालों ने ये बाथ टब में कतई भी साफ सफाई नहीं रखी है, हम ही को चमकाई देवत हैं। ये सोचकर शिल्पा उस बाथ टब को शैम्पू से साफ करने लगती है, जिसकी वजह से चारों तरफ बाथरूम में शैम्पू ही शैम्पू गिर जाता है और चारों तरफ झाग ही झाग हो जाता है। तभी अचानक से उसके कमरे की बेल बजती है, जिसे सुनकर शिल्पा कहती है, अरे अब ये काम के बखत कौन आएगा वहाँ? अब क्या करें, कोई है भी तो नहीं, हमका ही देखना पड़ेगा। तभी शिल्पा किसी तरह वहां से उठकर कमरे का दरवाजा खोलने जाती है तो दरवाजे पर होटल का एक वेटर खाना लिए खड़ा होता है। ये लीजिए मैडम, आपके पति ने हमें ऑर्डर भेजा था कि आपके लिए खाने की सर्विस रूम में ही करवा दी जाए। अरे वाह, यहाँ तो कमरे में ही खाना आ जाता है, बनाने की जरूरत भी नहीं है। शिल्पा अपना खाना लेकर रूम में टेबल के ऊपर रख देती है, जिसके बाद वो बाथरूम में बाथ टब को साफ करने के लिए जाने लगती है। अपना काम पूरा कर लें, उसके बाद चैन से रोटी तोड़ेंगे। जैसे ही शिल्पा बाथरूम के अंदर घुसती है, बाथरूम के चारों तरफ शैम्पू गिरने की वजह से उसका पैर फिसल जाता है, जिसके बाद वह पैर फिसलकर सीधा बाथ टब में गिर जाती है और उसके सर पर नल लग जाता है, जिसकी वजह से उसके सिर से खून निकलने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। वहीं बाथ टब का नल भी टूट जाता है, जिसकी वजह से बाथ टब में पानी भरने लगता है और देखते ही देखते बेचारी शिल्पा बाथ टब के पानी में घुट घुट कर मर जाती है। शाम को जब अरुण ऑफिस से वापस आता है तो शिल्पा की लाश देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो अपनी पत्नी को यहाँ घुमाने लाया था, सोचा नहीं था कि मेरी पत्नी के साथ कोई ऐसी अनहोनी हो जाएगी। बेचारा अरुण अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करके वापस गांव लौट जाता है, जिसके बाद शिल्पा की आत्मा को फिर भी शांति नहीं मिलती। उसी रात जब एक डेजी नाम की लड़की बाथटब के अंदर नहाने जा रही होती है, जिसे देख शिल्पा की आत्मा उसे डराने के लिए जोर जोर से डरावनी हंसी हंसने लगती है। चुड़ैल की हंसी सुनकर डेजी बहुत डर जाती है। तभी चुड़ैल उससे कहती है, मत नहाओ, नहीं तो तुम भी मारी जाओगी। अगर अपनी जान प्यारी है तो चली जाओ। कौन है यहाँ पर? सामने आओ, कौन है यहाँ? तभी चुड़ैल उसके सामने प्रकट होती है और उससे कहती है, तेरी मौत आई है यहाँ पर, अब देख तेरा क्या हाल होगा। चुड़ैल डेजी को मार देती है, जिसके बाद शिल्पा की आत्मा होटल के बाथटब के अंदर नहाने वाले सभी लोगों को मारने लगती है। नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। जो भी इस होटल के बाथटब के अंदर नहाएगा मैं उसे जान से मार दूंगी। होटल के चारों तरफ लोगों की भगदड़ मच जाती है, क्योंकि चुड़ैल लोगों को बहुत ही बुरी तरह मारने लगती है। कई सारी लाशें होटल के कई कमरों के अंदर बाथटब के अंदर पड़ी होती हैं। तभी होटल की एक रिसेप्शनिस्ट वाली लड़की, जिसका नाम मेघा था, वो होटल की गैलरी से निकल कर आ रही होती है। तभी उसकी नजर एक कमरे में पड़ती है, जहाँ चुड़ैल एक आदमी को बाथटब में डुबो डुबो कर मार रही होती है। अरे ये तो वही औरत है जो कुछ दिन पहले बाथटब में डूबकर मर गई थी। इसका मतलब ये चुड़ैल बन गई है और सबको मार रही है। मेघा चुड़ैल के बारे में और अपने मैनेजर को जाकर बता देती है, जिसके बाद होटल का मैनेजर कहता है, हे भगवान, अब इस चुड़ैल को सिर्फ एक ही शख्स रोक सकता है। तभी होटल का मैनेजर अरुण को कॉल करके सारी बात उससे बता देता है, जिसके बाद अरुण फौरन होटल पहुंच जाता है और पहुंच के सबसे कहता है, आपके पास क्या प्रूफ है कि ये आत्मा मेरी पत्नी की है? तभी होटल वाले अरुण को होटल की सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं, जिसे देखकर अरुण को विश्वास हो जाता है कि वो आत्मा कोई और नहीं, शिल्पा की ही है। आप लोग चिंता मत कीजिए, मेरी पत्नी मेरी बात जरूर सुनेगी, मैं उसे ये सब करने से रोक लूंगा। ये कहकर अरुण अपनी जान की फिक्र ना करते हुए होटल के एक रूम में अंदर बाथटब में नहाने के लिए जाता है। बस अब यही एक तरीका है जिसकी मदद से मैं शिल्पा से बात कर पाऊंगा। तभी अचानक से वहाँ हलचल मचने लगती है, कमरे की लाइट ऑन ऑफ होने लगती है। अरुण को शिल्पा के आने का पता चल जाता है। शिल्पा, कहाँ हो तुम? मेरे सामने आओ, तुम ये सब क्यों कर रही हो? तभी शिल्पा की आत्मा अरुण के सामने आती है। नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी सबको। शिल्पा, मुझे ध्यान से देखो, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मुझे कैसे मार सकती हो?
तुम ये सब क्यों कर रही हो? अरुण के ये कहते ही शिल्पा की आत्मा शांत हो जाती है, जिसके बाद शिल्पा उससे कहती है, ए जी आप आ गए, कितना इंतजार किया मैंने आपका। आपको पता है मैं उस बाथटब में गिर गई थी, मेरे सिर पर गहरी चोट के कारण मैं बेहोश हो गई थी, ऊपर से बाथटब का नल भी टूट गया था, पानी में मेरा दम घुट रहा था और मैं मर गई। अब मैं सबको मारूंगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा मत करो। जो तुम्हारे साथ हुआ उसकी सजा तुम इन मासूमों को क्यों दे रही हो? क्यों ना दूं? इन होटल वालों को अपने होटल में बाथटब रखना ही नहीं चाहिए था। जब तक इस होटल में बाथटब है मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है, मैं इस होटल के सारे बाथटब निकलवा दूंगा, लेकिन वादा करो तुम फिर कभी भी यहाँ वापस नहीं आओगी। न बाथटब होगा न चुड़ैल वापस आएगी। अरुण होटल वालों को समझाता है, जिसके बाद होटल वाले होटल से बाथटब हमेशा हमेशा के लिए निकाल देते हैं, जिसके बाद चुड़ैल भी वहां से गायब हो जाती है।